अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इम्यूनिटी के यूनिट से आज का जो लेक्चर है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम से है और टॉपिक का नाम है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। जो इम्यूनिटी के यूनिट में थर्ड लाइन है, सो थर्ड लाइन में हम दो किस्म के इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस का नाम भी हम दे सकते हैं। एक है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। तो आज के लेक्चर पे हमारा कंप्लीटली कंसेप्ट्स और फोकस होगा जस्ट सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस के ऊपर। इधर जो लफ्ज आया है ना, वो सेल आया है, तो इसका मतलब ये है कि इस इम्यूनिटी के अंदर एक वाइट ब्लड सेल है जिसको हम नाम देते हैं टी लिम्फोसाइट या टी सेल। तो जब भी आपकी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो जाए या आपको कोई इंफेक्शन हो जाए और इंफेक्शन के खिलाफ आपकी बॉडी में टी सेल फाइट करे, तो टी सेल जो एक वाइट ब्लड सेल है, तो टी सेल की तरफ से जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में आती है या टी सेल जरासीम के खिलाफ जो इम्यूनिटी देती है, सो टी सेल से बनने वाली इम्यूनिटी या टी सेल से जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, उस इम्यूनिटी को हम नाम देंगे टी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पांस। कि ये आपके इम्यून सिस्टम का एक ऐसा रिस्पांस है जिसमें टी सेल लड़ेगा, फाइट करेगा पैथोजन खिलाफ, पैथोजन को बिल्कुल बॉडी से क्लियर करेगा। कैसे? लेट्स स्टार्ट। ये जो टी लिम्फोसाइट्स है, इसकी प्रोडक्शन एक्चुअली बोन मैरो के अंदर होती है, लेकिन बोन मैरो में टी सेल बनेगा इमेच्योर फॉर्म में। इमेच्योर का मतलब यह है कि जब ये बोन मैरो में बने उस वक्त इसमें फाइट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। और उसका रीजन ये होता है कि जब ये इमेच्योर फॉर्म में होता है तो उस वक्त टी सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर नहीं होता। याद रखिए, टी सेल एक व्हाइट ब्लड सेल है ना, जब भी एक व्हाइट ब्लड सेल किसी पैथोजन को मारेगा तो वो सबसे पहले एक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा। तो एक पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के बाद एक व्हाइट ब्लड सेल जाकर उनके खिलाफ लड़ेगा, उनको किल करेगा। तो जब टी सेल बोन मैरो में बने इन इमेच्योर फॉर्म, उस वक्त इसको हम नाम देंगे थाइमोसाइट। लेकिन नॉर्मली इसके ऊपर कोई टीसीआर नहीं होता, टी सेल रिसेप्टर। टी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है उसको हम नाम देते हैं शॉर्टकट टीसीआर। तभी इमेच्योर फॉर्म में टीसीआर नहीं होता, सो लेक ऑफ टीसीआर की वजह से ये जो इमेच्योर टी सेल है, थाइमोसाइट है, ये किसी भी एंटीजन या पैथोजन को रिकॉग्नाइज करने में नाकाम होता है, तब वो उनके खिलाफ फाइट भी नहीं कर सकता। यही टी सेल फिर बोन मैरो से निकलकर एक और आर्गन में हमारे पास एंटर होगा जिसको हम थाइमस बोलते हैं। थाइमस जो हमारे चेस्ट के अंदर स्टर्नम बोन है, चेस्ट बोन है, स्टर्नम के पीछे आप लोगों को थाइमस मिलेगा। फिर यही टी सेल बोन मैरो से निकलेगा, ये थाइमस में एंटर होगा और थाइमस में टी सेल की मैच्योरेशन होगी। क्योंकि जब ये थाइमस में मैच्योर होगा, इस वक्त थाइमस में टी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर बनेगा, दैट इज कॉल्ड टीसीआर। और टीसीआर की मदद से टी सेल किसी भी पैथोजन को आसानी से आइडेंटिफाई करेगा और उस स्पेसिफिक एंटीजन या पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फिर बॉडी के अंदर किल करेगा। यहां तक आप लोगों को आई समझ? तो मैंने लिखा भी है कि टीसीआर, टी सेल रिसेप्टर, हेल्प द टी सेल, ये टी सेल की मदद करेगा टू रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक एंटीजन या स्पेसिफिक पैथोजन। एंटीजन उस हर वो फॉरेन पार्टिकल, हर वो फॉरेन एजेंट जो बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आता है और आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ एक्टिवेट होता है। अगर वो वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई और आपके पास टॉक्सिक केमिकल है, एटसेट्रा। अब इसी थर्ड लाइन के अंदर जो दो मेजर वाइट ब्लड सेल आते हैं, टी सेल और बी सेल, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम स्पेसिफिक लाइन है और फर्स्ट और सेकंड लाइन नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक लाइन में चूंकि टी सेल और बी सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, तो टी सेल बी सेल भी अपने काम में बड़े स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि अगर आपकी बॉडी में 10 मुख्तलिफ जरासीम इंटर हो जाए, 10 मुख्तलिफ पैथोजन इंटर हो जाए, सो 10 डिफरेंट पैथोजन के खिलाफ 10 डिफरेंट टी सेल और 10 डिफरेंट बी सेल एक्टिवेट होंगे। क्योंकि कोई भी टी सेल, कोई भी बी सेल एक स्पेसिफिक पैथोजन या एक ही स्पेसिफिक एंटीजन को किल कर सकता है। मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में पोलियो वायरस एंटर हो गया, तो पोलियो वायरस के खिलाफ एक ही स्पेसिफिक टी सेल और एक खास स्पेसिफिक बी सेल पैदा होगा। सो जो टी सेल और जो बी सेल पोलियो वायरस के खिलाफ फाइट करता है, यही टी सेल बी सेल पोलियो वायरस के अलावा किसी और मुख्तलिफ पैथोजन को किल नहीं कर सकता। यह बात आप लोगों को आई समझ? अगर आपकी बॉडी में एंटर हो जाता है
एक और वायरस या एक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल टीबी का बैक्टीरिया जिसको हम नाम देते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो जो टीबी का बैक्टीरिया आपके वजूद के अंदर आ जाए तो टीबी बैक्टीरिया के खिलाफ स्पेसिफिक टी सेल, स्पेसिफिक बी सेल एक्टिवेट होगा और वो फाइट करेगा। तो जो टी सेल, जो बी सेल टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ आपकी बॉडी में काम करता है, वही टी सेल, वही बी सेल टीबी बैक्टीरिया के अलावा किसी और डिफरेंट पैथोजन को किल नहीं कर सकता। ये बात जहन में याद रखिए। तो अगर आपके जिस्म में लेट सपोज 1000 डिफरेंट पैथोजेंस है तो उनके खिलाफ 1000 डिफरेंट टी सेल और 1000 डिफरेंट बी सेल एक्टिवेट होंगे और वो उनको किल करेंगे। अब ये बात जहन में याद रखिए, अगर एमसीक्यू में आ जाए कि जो टी सेल है ये बेसिकली आपकी बॉडी में कौन कौन सी चीजों को किल करने की सलाहियत रखती है, सो दे फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। टी सेल बैक्टीरिया को मारती है, वायरस को भी मार सकती है, फंजाई को भी मार सकते हैं, प्रोटोजोन को भी मार सकते हैं। किसी बंदे को अगर कैंसर हो जाए, कैंसर सेल को भी आपकी बॉडी के अंदर किल कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी टी सेल के टाइप्स। अब टी सेल के बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स होता है, जिसमें फर्स्ट नंबर टाइप है हेल्पर टी सेल, सेकंड नंबर है किलर टी सेल और इसके बाद जो थर्ड नंबर है सप्रेसर टी सेल। ये तीन मेजर टाइप्स है। कौन कौन से? हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल एंड सप्रेसर टी सेल। अच्छा, इसमें एक और भी है मेमोरी टी सेल, लेकिन वो जब बॉडी में इंफेक्शन खत्म हो जाए तो टी सेल की तीनों टाइप्स में पैथोजेंस को किल करने वाला टाइप है किलर टी सेल। किलर टी सेल के किस्मों में वो टाइप है जो पैथोजेंस को ये मारता है। तो जब भी किलर टी सेल इंफेक्शन के दौरान पैथोजन को खत्म करे और इंफेक्शन आपकी बॉडी से बिल्कुल क्लियर हो जाए, यही किलर टी सेल ये फिर शरीफ इंसान बन जाता है और इस वक्त फिर इस किलर टी सेल को हम नाम देंगे मेमोरी टी सेल। आप लोगों को सब किस्सा समझ में आ जाएगा, आप लोगों ने थोड़ा सा इंतजार करना है। सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड करना है हेल्पर टी सेल। अब हेल्पर का मतलब यह है कि ये टी सेल में एक ऐसा टी सेल है जो ये डायरेक्ट पैथोजेंस को, जर्म्स को नहीं मारता। जब ये पहले एक्टिवेट होगा, और हां टी सेल के टाइप्स में सबसे पहले जो सेल एक्टिवेट होगा अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो वो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा, क्योंकि हेल्पर टी सेल का काम फिर ये है कि ये अदर टी सेल के टाइप्स को भी एक्टिवेट करेगा और हेल्पर टी सेल बी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो हेल्पर का यहां पर मतलब यह है कि ये वो टी सेल है कि ये जब खुद एक्टिवेट हो जाए तो ये बाकी टी सेल्स साथ बी सेल को अपने साथ एक्टिवेट करता है, तभी हम इसको नाम देते हैं हेल्पर टी सेल, क्योंकि इट हेल्प टू एक्टिवेट अदर टी सेल एंड बी सेल। अब सवाल ये अराइज होता है कि सर ये खुद कैसे एक्टिवेट होता है? तो हेल्पर टी सेल इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम में एक व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेट करता है, जिसको हम नाम देते हैं मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज बहुत जबरदस्त प्रोफेशनल व्हाइट ब्लड सेल है, और अगर एमसीक्यू में आ जाए कि सबसे बिगेस्ट व्हाइट ब्लड सेल इंसान की बॉडी में कौन सा है जिसका साइज सबसे बड़ा है, ये मैक्रोफेज है। ये साइज में इतना बड़ा है कि अप्रोक्सीमेटली एट ए टाइम ये 100 बैक्टीरिया कहा जाता है। अब देखते हैं कि मैक्रोफेज कैसे हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करता है। प्लीज बड़े गौर से सुनिए। मिसाल के तौर पे ये मैक्रोफेज है, देखिए ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है। अब ये जो मैक्रोफेज है इसके पास खास किस्म के ऑर्गेनेल होते हैं जिसको लाइसोसोम का नाम देते हैं, और इसी लाइसोसोम में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम। तो ये मैक्रोफेज बाहर से किसी भी माइक्रोब को अगर इनगल्फ करे, अगर वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और पैथोजन हो, तो फिर मैक्रोफेज इनगल्फिंग के बाद उसको फिर लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करता है। तो जब भी मैक्रोफेज बाहर से कोई माइक्रोब इनगल्फ करेगा तो आप देखिए इसी मैक्रोफेज ने अपने सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ है, और ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में जो माइक्रोब नजर आ रहा है, आप लोग इमेजिन करें कि ये बैक्टीरिया है, और हर एक पैथोजन अगर वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो उसके सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं। तो आप देखिए इसी बैक्टीरिया के ऊपर जो आप लोगों को सरफेस पे जो ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली बैक्टीरियल एंटीजेंस है। क्या चीज है? बैक्टीरियल। एक तरफ हमने कहा कि व्हाइट ब्लड सेल के सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर की मदद से एक व्हाइट ब्लड सेल अपने पैथोजन को आइडेंटिफाई करता है। एक पैथोजेंस के सरफेस पर एंटीजेंस होता है, और एंटीजेंस की मदद से एक पैथोजन अपने होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करता है। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, जब ये माइक्रोब इनगल्फ हो जाता है तो याद रखिए फिर इनगल्फ होने के बाद यही मैक्रोफेज जो है ये फिर लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से बिल्कुल बैक्टीरिया का कीमा करेगा, बिल्कुल डाइजेस्ट करेगा।
तो मैक्रोफेज ने पहले स्टेप में बाहर के माहौल से बैक्टीरिया को इनगल्फ किया और उसको फिर लाइसोसोमल एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट किया। सो इनगल्फिंग एंड डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय द मैक्रोफेज इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? फैगोसाइटोसिस। अब यहां पर आप लोग देखिए, ये जो बैक्टीरिया की वजूद के जो टुकड़े हैं ना, इसमें जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहे हैं ना, ये बेसिकली वो एंटीजन के पार्ट है। कौन से पार्ट है? एंटीजन। अब ये मैक्रोफेज आगे बहुत जबरदस्त एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। इसी मैक्रोफेज के सरफेस पे कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ बड़े यूनिक स्पेशलाइज किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, जिसको मैंने वाई शेप से और रेड कलर से आइडेंटिफाई किया है। इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एमएचसी। क्या नाम देते हैं? एमएचसी। ये है एमएचसी, और एमएचसी का फुल फॉर्म है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। तो मैक्रोफेज अभी रेस्ट नहीं करेगा। इन्होंने पहले फैगोसाइटोसिस किया, बैक्टीरिया को बिल्कुल डाइजेस्ट किया, फिर ये बैक्टीरिया के बॉडी का जो एंटीजन पार्ट है उसको उठाकर एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पर ऐसे डिस्प्ले करेगा। मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करें, लेट सपोज मैं मैक्रोफेज हूं, मेरे सरफेस पे लगा है एमएचसी का मॉलिक्यूल। मैंने जिस बैक्टीरिया को डाइजेस्ट किया, उस बैक्टीरिया के एंटीजन पार्ट को मैंने उठाया और मैंने एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पर ऐसे डिस्प्ले किया। इसको कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैक्रोफेज ने एमएचसी मॉलिक्यूल की मदद से सरफेस पर किस चीज को डिस्प्ले किया? एंटीजन को। और ये एंटीजन किसका है? बैक्टीरिया का। असल में मैक्रोफेज बड़ा होशियार है। ये एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से एंटीजन को डिस्प्ले कर रहा है एक और व्हाइट ब्लड सेल को, ताकि उसको एक्टिवेट करे। और वो व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है? हेल्पर टी सेल। तब हम इसी मैक्रोफेज को नाम देंगे एपीसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मैक्रोफेज को हम नाम देंगे एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि मैक्रोफेज सिर्फ फैगोसाइटोसिस नहीं करता, ये आगे एमएचसी मॉलिक्यूल की मदद से सरफेस पर बैक्टीरियल के एंटीजन को सरफेस पर डिस्प्ले करता है। तो इस एंटीजन को डिस्प्ले करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन। और जिसने डिस्प्ले किया वो तो मैक्रोफेज है, तो मैक्रोफेज को हम एपीसी का नाम दे सकते हैं। एपीसी का फुल फॉर्म क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो याद रखिए जी, ये जो रेड मॉलिक्यूल है वाई शेप, ये एमएचसी है, और ये जो ब्लैक डॉट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये बैक्टीरिया का एंटीजन है। और याद रखें, अब ये जो मैक्रोफेज है, ये आगे ये जो व्हाइट ब्लड सेल है जिसका नाम है हेल्पर टी सेल, अब हेल्पर टी सेल इनएक्टिव बॉडी में घूम रहा है। हेल्पर टी सेल को बिल्कुल नहीं पता कि बॉडी के अंदर क्या कुछ हो रहा है, आया बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है या नहीं है। तो ये जो मैक्रोफेज है, ये तीसरा काम क्या करेगा? पहले फुर्सत में, पहले काम में इन्होंने फैगोसाइटोसिस किया, सेकंड काम में एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से बैक्टीरिया के एंटीजन को सरफेस पे डिस्प्ले किया। अब ये मैक्रोफेज सिक्रीट करेंगे कुछ खास किस्म के केमिकल, जिसको हम नाम देते हैं इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1, और इंटरल्यूकिन 1 आकर एक हेल्पर टी सेल को एक इंस्ट्रक्शन देगा, इसको एक मैसेज देगा, इसको एक्टिवेट करेगा कि प्लीज आप जरा आ जाओ मेरी तरफ, मैंने कोई चीज डिस्प्ले किया है सरफेस पर, इसको थोड़ा सा देखिए कि ये क्या चीज है। तो देखिए, चूंकि हेल्पर टी सेल है, और टी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उसको हम नाम देते हैं टीसीआर। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, ये हेल्पर टी सेल आगे आएगा, तो इसका जो सेकंड पिक्चर है वो ये है। ये बिल्कुल जब मैक्रोफेज के करीब आएगा, तो याद रखिए ये जो हेल्पर टी सेल है, इसके सरफेस पे जो टीसीआर रिसेप्टर है, इसी टीसीआर को हम टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल के सरफेस पर नाम देते हैं CD4 रिसेप्टर। याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, टीसीआर जनरली हम बोलते हैं कि टी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर होता है उसको टीसीआर बोलते हैं, लेकिन टी सेल में हेल्पर टी सेल के सरफेस पे जो टीसीआर होगा, इस टीसीआर का नाम क्या है? CD4 रिसेप्टर। तभी हेल्पर टी सेल का सेकंड नाम क्या है? शाबाश, CD4 टी सेल। क्या नाम है? CD4 टी सेल। क्या नाम है? CD4 टी सेल। क्या नाम है जनाब? CD4 टी सेल। तो ये जो हेल्पर टी सेल है, ये CD4 रिसेप्टर की मदद से इस एंटीजन को डिटेक्ट करेगा। बस जब इसी हेल्पर टी सेल को पता चले कि अच्छा ये तो एंटीजन है, और ये किसका एंटीजन है? बैक्टीरिया का, और इसी बैक्टीरिया का है। ये जो हेल्पर टी सेल है, ये सिर्फ इस एंटीजन को डिटेक्ट नहीं करेगा, हेल्पर टी सेल को ये भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये कौन सा एंटीजन है, ये किस बैक्टीरिया का एंटीजन है। तो जब हेल्पर टी सेल को पता चले कि ये इस बैक्टीरिया का एंटीजन है,
तो टी हेल्पर सेल को पता चल जाएगा कि अच्छा बॉडी में ये एंटीजन आया है, बॉडी में ये बैक्टीरिया आया है, तो हेल्पर टी सेल तो अपने काम में बड़ा स्पेसिफिक है, तो ये आगे उस किलर टी सेल को एक्टिवेट करेगा जो उसी ही स्पेसिफिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेगा। तो अभी क्या होगा, हेल्पर टी सेल जी एक्टिवेट होगा। अब ये एक्टिवेट हुआ तो आगे मैंने लिखा है कि आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल या हेल्पर टी सेल के एक्टिवेशन के बाद अब ये हेल्पर टी सेल क्या करेगा, तो मैंने यही बोला कि हेल्पर का मतलब ये है कि इसका काम है बाकी सेल्स को एक्टिवेट करना। तो आप देखिए टी सेल के टाइप्स में वो कौन सा टाइप है जो किल करने की सलाहियत रखती है, वो तो किलर टी सेल है ना। तो याद रखिए जो हेल्पर टी सेल है जिसका सेकंड नाम है CD4 टी सेल, क्योंकि हेल्पर टी सेल के सरफेस पे CD4 रिसेप्टर है, तो हेल्पर टी सेल आगे सिक्रीट करेगा एक और इंपॉर्टेंट केमिकल जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2। याद रखिए इंटरल्यूकिन 1 मैक्रोफेज ने सिक्रीट किया था हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करने में। अब हेल्पर टी सेल आगे जो सेल एक्टिवेट करेगा उनके लिए हेल्पर टी सेल सिक्रीट करेगा इंटरल्यूकिन 2। तो इंटरल्यूकिन 2 की मदद से जो हेल्पर टी सेल है वो आगे किलर टी सेल को भी एक्टिवेट करेगा और साथ बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा। लेकिन हमारा टॉपिक बी सेल नहीं है, हमारा टॉपिक टी सेल है, तो हम कौन से सेल को आगे प्रोसीड करेंगे, किलर टी सेल। तो देखिए मैंने सेकंड नंबर हेडिंग दिया है किलर टी सेल, कि अभी किलर टी सेल जब एक्टिवेट हुआ है तो अभी कैसे एक्टिवेट होगा और ये कैसे जर्म्स को मारेगा। सो सबसे पहले इधर मैंने इसका अदर नेम लिखा है क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है। जो किलर टी सेल है इसका सेकंड नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल। सर रीजन क्या है, रीजन ये है कि किलर टी सेल के पास साइटोटॉक्सिक का मतलब ये है कि इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो बाकी जरासीमों के लिए बड़े टॉक्सिक इन नेचर होते हैं। साइटो का मतलब है सेल, टॉक्सिक का मतलब है जहरीला, पॉइजनस। तो मतलब किलर टी सेल जिसको मारेगा उसके लिए किलर टी सेल ये टॉक्सिक है, पॉइजनस है, तभी इसका सेकंड नाम क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल। कि इसके पास ऐसे साइटोटॉक्सिन्स होते हैं, ऐसे टॉक्सिक एंजाइम्स होते हैं जो ये बाकी पैथोजेंस को आसानी से मार सकते हैं। और इसका एक और नाम भी है CD8 सेल। हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल का नाम इसलिए बोलते हैं कि हेल्पर टी सेल पे जो रिसेप्टर है उसका नाम है CD4 रिसेप्टर, जबकि किलर टी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर है उसका नाम है CD8 रिसेप्टर, तभी किलर टी सेल का दूसरा नाम क्या हुआ, CD8 सेल। अब हम इसको दो फेजेस में एक्सप्लेन करेंगे। पहले फेज का नाम है एक्टिवेशन फेज, जिसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे किलर टी सेल की एक्टिवेशन कैसे होती है, और सेकंड फेज का मतलब है इफेक्टर फेज। इफेक्टर फेज में फिर किलर टी सेल अपना इफेक्ट शो करेगा, और किलर टी सेल का इफेक्ट ये है कि ये अपने पावरफुल एंजाइम की मदद से बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस है उसको किल करेगा। तो देखिए हारिस बेटा, एक्टिवेशन फेज में हम ये बोलते हैं कि कैसे किलर टी सेल एक्टिवेट होगा, तो वही बात है जी कि हेल्पर टी सेल आएगा, हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 2 केमिकल को सिक्रेट करेगा और इंटरल्यूकिन 2 केमिकल आगे किलर टी सेल को एक्टिवेट करेगा। और किलर टी सेल जिसके सरफेस पे एक रिसेप्टर है जो आप लोगों को मैंने रेड कलर से आइडेंटिफाई किया है, इसको नाम देते हैं जी CD8 रिसेप्टर। अभी क्या होगा जी, किलर टी सेल तो एक्टिवेट हुआ, लेकिन अभी किलर टी सेल जो है बड़ा होशियार है। किलर टी सेल अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए जाएगा और थोड़ा सा देखेगा कि यार बॉडी में कौन सा पैथोजन आया है। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में कौन सा पैथोजन है, ताकि उसको मैं एक जबरदस्त प्रोसीजर के साथ मार सकूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है माय डियर स्टूडेंट कि ये देखें, ये एक सेल है, लेट्स सपोज ग्रीन सेल, और इसको हम नाम देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल। मतलब ये हमारी बॉडी का एक सेल है जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया है, और ये सेल ये वायरस के कब्जे में आ चुका है, तब हम इसको नाम देते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल। और इस सेल के अंदर जो आप लोगों को स्टार शेप मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ना, ये आप इमेजिन करें कि ये वायरस है। व्हाट आर दीस, ये वायरस है। अब ये हमारी बॉडी का कोई भी सेल हो सकता है, लाइक एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल, जो वायरसेस के गिरफ्त में आ चुका है। जैसे इधर मैक्रोफेज के सरफेस पर MHC मॉलिक्यूल है, ऐसे हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स है उसके सरफेस पर भी MHC मॉलिक्यूल है। लेकिन हमारे बॉडी के जो न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके सरफेस पे आप लोगों को MHC मिलेगा। जैसे कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं एरिथ्रोसाइट्स, वो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, नॉर्मली उसके सरफेस पे आपको MHC मॉलिक्यूल नजर नहीं आएगा। तो मतलब कि वाइट ब्लड सेल से हटकर हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उसके सरफेस पर भी MHC मॉलिक्यूल होगा। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ये बहुत होशियार है,
इन्होंने कहा कि अच्छा वायरसेस आपने मेरे ऊपर अटैक किया, आपने मुझ पे कब्जा किया, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एक काम करेगा कि ये कुछ वायरसेस के पीसेस को या वायरसेस के एंटीजन को उठाकर एमएचसी मॉलिक्यूल के सरफेस पे क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे कि इधर मैक्रोफेज ने टी हेल्पर सेल को एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से बैक्टीरिया के एंटीजन को डिस्प्ले किया था, यहां पर इस सेल के अंदर वायरसेस है या बैक्टीरिया है, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल एमएचसी मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पर किस पैथोजन के एंटीजन को डिस्प्ले करेगा, बैक्टीरियल एंटीजन को या वायरल एंटीजन को, वायरल एंटीजन। अब ये टी किलर सेल या किलर टी सेल आएगा जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल का नाम भी हम देते हैं। तो देखिए इस वाइट ब्लड सेल का नाम है किलर टी सेल, इसके सरफेस पे CD8 रिसेप्टर है, तो किलर टी सेल CD8 रिसेप्टर की मदद से वायरल एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, तो साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल को ये आइडेंटिफिकेशन हो गई, ये पता चलेगा कि बॉडी में वायरस आया है और ये जो सेल है इसके अंदर वायरसेस पड़े हैं। अब ये जो साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल है, अब ये सेकंड फेज इफेक्टर फेज में अपना इफेक्ट दिखाएगा और अपने इफेक्ट में कंप्लीटली इस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। हाँ, हमारा एक सेल सेक्रीफाई हो जाएगा, हमारा एक सेल खत्म हो जाएगा, लेकिन इसी एक सेल के अंदर जो थाउजेंड्स वायरसेस हैं वो भी सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? और जब भी किसी भी वायरस इन्फेक्टेड सेल के अंदर वायरसेस डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये जो सेल डेथ है जिसमें वायरस इन्फेक्टेड सेल भी और वायरसेस दोनों खत्म हो गए, ये नेक्रोसिस सेल डेथ नहीं है, ये एपोप्टोसिस है, प्रोग्राम सेल डेथ है। कौन सा? प्रोग्राम, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है। एपोप्टोसिस ऐसा सेल डेथ है जिसमें आप अनवांटेड सेल को बॉडी से रिमूव करते हैं। तो अब ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये हमारे लिए वांटेड सेल नहीं है, ये अनवांटेड सेल है। अब ये हमारे लिए गैर जरूरी हो चुका है क्योंकि ये सेल हमें फायदा नहीं देता, क्योंकि ये तो वायरसेस के गिरफ्त में आ चुका है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल वायरसेस को भी मारेगा, कंप्लीटली सेल को भी खत्म करेगा। तो ये कौन सा सेल डेथ है? नेक्रोटिक सेल डेथ है, एपोप्टोटिक सेल डेथ? एपोप्टोटिक। वेरी गुड, शाबाश। अब इफेक्टर फेस में जो किलर टी सेल है, अब ये क्या करेगा? सो लेट्स सपोज ये वही वायरस इन्फेक्टेड सेल है जिसके अंदर वायरसेस है, तो इफेक्टर फेस को इफेक्टर फेस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल शो दिया इफेक्ट। और अपना इफेक्ट कैसे दिखाएगा? ये जो किलर टी सेल है और सामने वायरल इन्फेक्टेड सेल है, तो इन्हीं किलर टी सेल के पास एक एंजाइम है परफोरिन और दूसरा है ग्रेन्जाइम जिसको प्रोटीएजेस का नाम भी हम देते हैं। ये जो परफोरिन है, परफोरिन का मतलब है परफोरेट करने वाला, पोर्स पैदा करने वाला एंजाइम। तो ये परफोरिन जाएगा और ये इसी सेल जिसको हम नाम देते हैं टारगेट सेल, क्योंकि जिस सेल को साइटोटॉक्सिक टी सेल मारता है ना, तो वो टारगेट सेल है। तो इधर टारगेट सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो ये परफोरिन एंजाइम आएगा और ये इन ही वायरस इन्फेक्टेड सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे सुराख पैदा करेगा, इसको हम नाम देते हैं परफोरेशन। सो देखिए परफोरिन एंजाइम मेक्स स्मॉल पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल, और इन ही होल्स, इन ही पोर्स में प्रोटीएज ग्रेन्जाइम इंटर होगा। यही पोर्स याद रखिए, परफोरिन एंजाइम ने इसी टारगेट सेल के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो सुराखें पैदा की है वो बेसिकली इन्हीं ग्रेन्जाइम एंजाइम के लिए पैदा की है, क्योंकि ग्रेन्जाइम एंजाइम जाएंगे जिसको हम प्रोटीएजेस भी बोलते हैं, ये जाएंगे इन्हीं पोर्स की मदद से अंदर और कंप्लीटली सेल को समेत वायरसेस के डिस्ट्रॉय करेगा। सो देखिए मैंने क्या लिखा है, ग्रेन्जाइम इंटर द टारगेट सेल थ्रू पोर्स एंड डिस्ट्रॉय होल सेल अलोंग विद दी वायरसेस। तो आपने देखा एक्टिवेशन फेज में ये कैसे एक्टिवेट हुआ और इफेक्टर फेज में कैसे इन्होंने अपना इफेक्ट, अपना जादू दिखाया और कैसे इन्होंने एंजाइम की मदद से पूरे इन्फेक्टेड सेल को समेत वायरसेस के खत्म किया। अंडरस्टैंड? अब सेल भी खत्म, वायरसेस भी खत्म। अब आप इमेजिन करें कि बॉडी में इंफेक्शन खत्म हो गया। तो जब एक जंग में एक बंदा फाइट कर रहा होता है और ये किसी बंदे को शिकस्त दे, तो फिर इंसान हथियार रखता है ना, यानी फिर भी बंदा हाउ बोलता है कि हाउ हाउ हाउ, लोग उनके पीछे हंसेंगे कि खुदा का खौफ करे, बंदूक रखो, बस अभी तो जंग नहीं है। अब ये जो किलर टी सेल है इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फेक्शन खत्म हुआ। अगर इन्फेक्शन के बाद भी जो किलर टी सेल है ये ऐसे ही आपकी बॉडी में लड़ता जाएगा, तो फिर आपके जिस्म में एक एबनॉर्मेलिटी आएगी जिसको ऑटो इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ऑटो इम्यूनिटी से मुराद ये है कि इन्फेक्शन भी खत्म और फिर भी किलर टी सेल अपना एक्टिविटी कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहा है, तो फिर
वायरसेस तो बॉडी में अब नहीं है, तो फिर ये आपके अपने नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब भी इम्यून सिस्टम का कोई भी व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के अपने सेल्स पे अटैक करे तो इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसलिए इन्फेक्शन के बाद इन किलर टी सेल की एक्टिविटी को स्टॉप करना, ये किसका काम है? ये काम है सप्रेसर टी सेल का। किसका काम है? सप्रेसर टी सेल का। तो देखिए, सप्रेसर का मतलब है सप्रेस करना, ब्लॉक करना। और सप्रेसर टी सेल को हम रेगुलेटरी टी सेल का नाम भी हम देते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन के बाद यही व्हाइट ब्लड सेल बाकी टी सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ब्लॉक करता है। क्योंकि टी हेल्पर सेल और किलर टी सेल अब इन्फेक्शन के बाद हमें इसको काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब बॉडी में कोई पैथोजन आएगा वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, तब बॉडी को इन व्हाइट ब्लड सेल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या लिखा है, ये जो सप्रेसर टी सेल है ये बड़ा होशियार है। ये आपकी बॉडी में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल को सिक्रीट करेगा जिसको इनहिबिटरी साइटोकाइंस कहते हैं। इनहिबिटरी साइटोकाइंस वो प्रोटीन है जिसका काम है इनहिबिट करना, ब्लॉक करना। सो दे विल ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ हेल्पर टी सेल एंड किलर टी सेल। याद रखिए जी, जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में किलर टी सेल एक्टिवेटेड है उनको भी ब्लॉक करेंगे और हेल्पर टी सेल को भी ब्लॉक करेंगे ताकि ये आगे और इनएक्टिव किलर टी सेल को एक्टिवेट ना करे। आप लोगों को मेरी बात क्या आ रही है समझ? सप्रेसर टी सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड किलर टी सेल को भी ब्लॉक करेंगे और हेल्पर टी सेल को इसलिए ब्लॉक करेंगे ताकि वो आगे कुछ और इनएक्टिव किलर टी सेल को दोबारा एक्टिवेट ना करे। फायदा और ये तब होगा व्हेन एन इंफेक्शन इज रिमूव, जब आपकी बॉडी में इंफेक्शन खत्म हो जाए। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द ऑटो इम्यूनिटी के डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर नॉर्मल सेल बाय किलर टी सेल। के किलर टी सेल की वजह से हमारे बॉडी की और नॉर्मल सेल के ऊपर कोई अटैक ना आ जाए और हमारे और नॉर्मल सेल की डिस्ट्रक्शन ना हो जाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ सप्रेसर टी सेल। तभी इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुलेटरी टी सेल। सर, ये जो सप्रेसर टी सेल है इन्होंने किलर टी सेल की एक्टिविटी को ब्लॉक की, तो किलर टी सेल किधर चले गए? तो किलर टी सेल जो है अब ये कन्वर्ट हो गए मेमोरी टी सेल में। कौन से सेल में? मेमोरी। अब मेमोरी का मतलब है कि इसके पास डेटा है, इसके पास वो याददाश्त है। क्योंकि चूंकि मेमोरी टी सेल किलर टी सेल से बनकर आया है, तो जाहिर बात है पैथोजन को किल किसने किया है? किलर टी सेल ने। जब किलर टी सेल अपने आप को मेमोरी टी सेल में चेंज करे तो मेमोरी टी सेल के पास पैथोजन के बारे में कंप्लीटली डेटा मौजूद है कि मैंने किस किस पैथोजन को मारा है और उसको मैंने कैसे मारा है। अब ये बात आप जहन में याद रखें, दे हैव ऑल द डेटा अबाउट अ पैथोजन, क्योंकि मेमोरी टी सेल कुछ टाइम पहले किलर टी सेल था, अब ये मेमोरी टी सेल बन चुका है, तो इसके पास मारने वाले पैथोजन के बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब जो पैथोजन हमारे बॉडी में खत्म हुआ है, लेट्स सपोज वायरस, बैक्टीरिया, अगर सेम पैथोजन, इफ द सेम पैथोजन अटैक द बॉडी अगेन, अगर वही सेम पैथोजन दोबारा आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है, वही पैथोजन जो अभी एक हफ्ता पहले, एक महीने पहले आपकी बॉडी में एक किलर टी सेल ने मारा था, अगर वही सेम पैथोजन बॉडी में दोबारा अटैक करे तो किसके पास इंफॉर्मेशन है उसी सेम पैथोजन के हवाले से? मेमोरी टी सेल। तो याद रखिए, मेमोरी टी सेल विल रिकॉग्नाइज, मेमोरी टी सेल अभी इसी पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा और मेमोरी टी सेल को रियलाइज हो जाएगा कि वाह, ये तो वही पैथोजन है जो कुछ अरसे पहले बॉडी में मारा गया था। तो याद रखिए, मेमोरी टी सेल अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स में, अब ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स है, क्योंकि पैथोजन पहली मर्तबा मारा गया तो वो था प्राइमरी रिस्पॉन्स। अब वही सेम पैथोजन दोबारा बॉडी में आया तो अभी सेम पैथोजन को जब मेमोरी टी सेल ने डिटेक्ट किया तो मेमोरी टी सेल अभी दोबारा पैथोजन के खिलाफ जो रिस्पॉन्स देगा, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है या सेकेंडरी रिस्पॉन्स? तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स में अब ये क्या करेगा, इसके पास अभी ऑलरेडी डेटा तो है, ये डायरेक्ट अपने आप को कन्वर्ट करेगा किलर टी सेल में और किलर टी सेल डायरेक्ट उसी सेम पैथोजन को दोबारा बॉडी में किल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सेम पैथोजन आपकी बॉडी में दोबारा अटैक करता है उसके खिलाफ बॉडी में रिस्पांस बहुत क्विक आएगा, क्योंकि प्राइमरी रिस्पांस में पैथोजन के खिलाफ कोई मेमोरी टी सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन सेकेंडरी रिस्पांस में किलर टी सेल डायरेक्ट बनते हैं। क्योंकि प्राइमरी रिस्पांस में आप देखिए पहले मैक्रोफेज, फेगो
साइटोसिस करेगा, फिर एमएचसी मॉलिक्यूल की मदद से सरफेस पर एंटीजन को डिस्प्ले करेगा, फिर मैक्रोफेज हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट करेगा, फिर हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करेगा किलर टी सेल को, फिर किलर टी सेल जो है पैथोजन को मारता था। सेकेंडरी रिस्पॉन्स में एक शॉर्टकट वे है कि मेमोरी टी सेल है, मेमोरी टी सेल ने अगर सेम पैथोजन को बॉडी में आइडेंटिफाई किया, बस अभी वो लॉन्ग प्रोसीजर यूज नहीं होगा, ये डायरेक्ट अपने आप को किलर टी सेल में जाकर चेंज करेगा। किलर टी सेल दोबारा इफेक्टर फेस की तरह अपनी एंजाइम को इस्तेमाल करके जरासीम का खात्मा करेगा। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि विच रिस्पॉन्स इज रैपिड एंड फास्टर, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स? सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। कीप होप कि आप लोगों ने टॉपिक अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।